और बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी बाबा काशी विश्वनाथ से पीएम लेंगे आशीर्वाद। 38 जगहों पर पीएम का होगा स्वागत। तो बाबा काशी विश्वनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेंगे। वहीं 38 जगहों पर पीएम का स्वागत किया जाएगा। 10 मार्च को वाराणसी से आजमगढ़ जाएंगे पीएम मोदी। तो वाराणसी से खबर सामने आ रही है। 10 मार्च को वाराणसी से आजमगढ़ पीएम मोदी जाएंगे। 38 जगहों पर पीएम का स्वागत किया जाएगा और 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। बाबा काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद लेंगे। तो ये वाराणसी से जानकारी सामने आ रही। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं 38 जगहों पर पीएम का जोरदार स्वागत किया जाएगा। 10 मार्च को वाराणसी से आजमगढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री। और उत्तर प्रदेश के होमगार्ड और कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति से लोकसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर इंडिया वॉइस संवाददाता सादिक खान ने खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा। चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं। कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति। सर, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी करी है, बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई, दूसरी लिस्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। क्या मानते हैं कांग्रेस का यूपी में सपा का गठबंधन है, कोई असर पड़ेगा? देखिए, हम चुनाव की बात करें तो हमने 2 लड़कों की जोड़ी को पहले भी हमने देखा है। उसके साथ जब भी हम लोग चुनाव में गए थे तब भी हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया था। हमने जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, बुआ भतीजी की जोड़ी को भी हमने देखा है। उस समय भी हम लोग चुनाव में गए थे, उस समय भी हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। फिर भी हमें उत्तर प्रदेश की जनता, पूर्ण विश्वास हमें है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हमारा संगठन, सरकार निरंतर जाते रहे हैं। अगर विपक्षी दलों की हम बात करें तो चुनाव के समय पे वो अपनी योजना बनाते हैं और भाजपा का संगठन और सरकार निरंतर जनता के बीच में किसी न किसी कार्यों को लेकर के हम लोग रहते हैं। अभी जब हम गांव चलो अभियान के तहत जब गांव में जाना हुआ हमारा और प्रवास हुआ, रात्रि में प्रवास हम लोगों ने किया, तो उस समय अनुभव हुआ हम लोगों को कि उत्तर प्रदेश की जनता और मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति उनका आकर्षण उनके प्रति है, उनकी नीतियों पे भरोसा है। जिस तरह से केंद्र और प्रदेश दोनों नीतियां बनाती हैं, उस आधार पे जनता का आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें भाजपा हारेगी। अखिलेश जी 22 के चुनाव में भी 400 की चर्चा कर रहे थे। हमने 80 लोकसभा का लक्ष्य रखा है और पहले भी हमने बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें मिला है। इस बार भी जब शीर्ष नेतृत्व ने 370 प्लस का जो लक्ष्य रखा है, हम लोगों ने क्यों एनडीए का 400 पार का लक्ष्य रखा है। हम लोगों का दायित्व बनता है कि एक पार्टी का सिपाही होने के कारण हम लोगों का दायित्व बनता है कि पूरे मनोयोग से जो शीर्ष नेतृत्व ने हमें लक्ष्य दिया है उसको हम हासिल करें और पूरे मनोयोग से उसके लिए हम काम करें और करेंगे और लक्ष्य को हासिल करने का पूरा प्रयास हम लोगों का रहेगा और लक्ष्य हासिल करेंगे। धर्मवीर जी, राहुल गांधी पहले यूपी से भी चुनाव लड़े, हम वायनाड पहुँच गए हैं, पहले उनका नाम वायनाड। हाँ, निश्चित रूप से वो दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनको दिख रहा है कि 80 लोकसभा की सीटें मोदी जी की झोली में जाने वाली है, तो वो समझ रहे हैं इस चीज़। आप होमगार्ड मंत्री भी हैं, एक दुर्घटना में होमगार्ड से हुआ था, तो उसके परिजनों को आपके द्वारा मदद की गई है, क्या सहायता रही? हाँ, निश्चित रूप से HDFC बैंक के माध्यम से नंद किशोर, हमारा जो होमगार्ड का जवान था, वो आकस्मिक घटना में इस दुनिया में नहीं रहा, तो 30 लाख रुपए का चेक उस बैंक के माध्यम से और 5 लाख रुपए का सरकार की अनुग्रह राशि और परिवार की, उस व्यक्ति की भरपाई तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन 35 लाख रुपए उस परिवार के लिए जब पहुँचे हैं, उनके पहुँचेंगे, मिलेंगे, तो थोड़ा आश्वस्त हम लोग होते हैं और कि उस परिवार की भरण पोषण की व्यवस्था हो जाएगी। ये प्रयास हमारा है और इसी के लिए तहत हमारा आना हुआ है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कारागार व होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जो बड़ी ही बेबाकी से हमसे बातचीत कर रहे थे।
वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, मेरठ। और वहीं लोकसभा चुनाव में बसपा ने कमर कस लिया है और अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। वहीं इंडिया वॉइस ने बसपा से संभावित लोकसभा प्रत्याशी उदयराज वर्मा से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूरा गणित भी करने में जुड़ गई। हमारे साथ मौजूद हैं बसपा नेता उदयराज वर्मा जी। क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी से देखा जाए तो जब बहन जी की सरकार थी तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, एकदम शासन प्रशासन विकास भी बहुत अच्छा हुआ। सबसे पहले बहन जी ने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, लखनऊ को इतना सजा दिया कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ राजधानी की तरह दिखती है। और गरीबों के लिए बहन जी ने बहुत काम किया, हर गरीब और हर समाज के लिए बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सारे समाज के लोग संतुष्ट थे, सभी शांति व्यवस्था थी, सभी खुश थे, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। और आज देखिए लखनऊ में जितने भी नेता आते हैं सिर्फ पत्थर के सामने फोटो खिंचवाते हैं। वो विकास कहने को तो सब विकास करते हैं ना, सब बता रहे कि हमने बहुत विकास कर दिया, लेकिन चाहे वो सपा का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, और चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे हमारे पार्टी के अपने नेता हों, आज भी आते हैं और उसी पत्थर के सामने फोटो खिंचा के अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि मैं लखनऊ में हूँ। अब इससे ज़्यादा विकास और क्या दिखाऊँ मैं आपको। भविष्य में अगर बसपा किसी पार्टी से गठबंधन करती है, खासकर इंडिया गठबंधन से, तो कितनी मजबूत होगी बसपा और क्या असर पड़ेगा? देखिए ये तो माननीय बहन जी का जो भी निर्देश रहेगा उस हिसाब से मेहनत किया जाएगा। वैसे भी बहन जी मजबूत हैं। अगर बहन जी मजबूत ना होती तो जैसे आप कहें कि ऐसे सूत्रों के हिसाब से जो खबर चल रही है तो इंडिया गठबंधन वाले क्यों बहन जी के पास आते? अगर आके उनको कर रहे हैं, पहले आज भी हमारे 10 सांसद हैं बसपा पार्टी से, तो बहन जी मजबूत हैं और मजबूत स्थिति में है और मजबूत समीकरण के हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी की है। बीते चुनाव पर अगर नज़र डालें तो बसपा के जो प्रत्याशी थे ज़्यादातर हार का मुँह देखना पड़ा। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में यूपी में सिर्फ एक प्रत्याशी जीता और लोकसभा पिछला बात करें तो 10 सांसद, लेकिन जो 10 सांसद हैं वो कहीं ना कहीं जो है दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, कुछ बचे हैं। तो किस तरह लोकसभा चुनाव में मजबूती बनाए रखेगी बसपा? देखिए ये तो राजनीति है। विधायक जो है पार्टी छोड़ के इस्तीफा दे के दूसरे से चुनाव लड़ जा रहे हैं, ये तो राजनीति है। लोग आते जाते रहते हैं, लोगों के आने जाने से किसी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बसपा का समीकरण मजबूत है और विकास के मुद्दे पे बसपा चुनाव लड़ेगी। और विकास गरीबों और असहाय लोग जितने हैं और जिनको ज़मीनी लेवल पे देखिए लोगों को शांति चाहिए, वो सब सिर्फ बसपा ही सरकार में हो सकती है। लोग बहन जी को फिर से देखना चाहते हैं, क्योंकि जब लोग परेशान हुए तो फिर से बहन जी को याद कर रहे हैं। ये जान लीजिए कि जनता त्रस्त है पूरे प्रदेश की, अब बहन जी को बुला रही है। जी बिल्कुल। बसपा नेता उदयराज वर्मा का कहना है कि इस बार बसपा पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। उनका मुद्दा कानून व्यवस्था भी होगा, विकास भी होगा और गरीबों की मदद करना भी होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से चुनावी समीकरण हर रोज़ बदल रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी या नहीं। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और खबर हापुड़ से है, जहां बेखौफ चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बता दें कि बेखौफ चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया, जहां उन्होंने घर का ताला तोड़कर लाखों के सोने चांदी के गहने और नकदी की चोरी की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के गांव मीरापुर की बताई जा रही है। सबसे बढ़िया बोल दो ना। और बढ़ते आगे, मथुरा का बेसिक शिक्षा कार्यालय अपने आप में चर्चाओं में बना रहता है, लेकिन अब फिर से नया चर्चा का केंद्र बना है, जहां बीएसए कार्यालय में एक नया नोटिस लगाया गया, जिसमें लिखा हुआ है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मिलने के लिए अब आने वाले व्यक्ति को रजिस्टर में एंट्री करानी होगी और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी आपको लगानी होगी। सारी प्रक्रिया के बाद ही
आप जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी से मिल पाएंगे। बता दें कि यह नोटिस विभाग के दरवाजे पर चिपका हुआ है। वहीं ऐसे अजीबोगरीब आदेश को लेकर हर तरफ चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिरकार माजरा क्या है। और खबर लखनऊ से, जहां डायमंड प्लाजा में रहने वाले अनिल जेटली ने सुसाइड कर लिया। बता दें कि अनिल जेटली ने खुद को गोली मारकर सुसाइड किया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र उदयगंज के डायमंड प्लाजा का बताया जा रहा है। और बढ़ते आगे, फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के कैंची मोड़ NH2 से एक मामला सामने आया है, जहां शव लेकर जा रहे पिकअप में आग लग गई। बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पिकअप में सवार 7 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। फिलहाल शव को दूसरे वाहन से ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। और बढ़ते आगे, खबर हमीरपुर से है, जहां जिले में अधिवक्ताओं ने लोक अदालत का बहिष्कार किया है। इसको लेकर उन्होंने पोस्टर लगाकर रास्ते भी बंद कर दिए हैं। आपको बता दें कि अधिवक्ता वादकारियों को अंदर जाने से रोक रहे हैं, जिससे गहमा गहमी का माहौल हो गया है। वहीं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और प्रोग्रेसिव एंड प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन के संयुक्त देखरेख में 19वें दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर मुरादाबाद से, जहां फूड पॉइजनिंग का दर्जनों लोग शिकार हो गए। आपको बता दें कि कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ियां खाने से 30 से ज्यादा लोगों की हालत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और 1 दर्जन लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।